पर चेक पॉइंट पर जब पहली बार सिपाहियों की तरफ उसने जब वह पहला पत्थर फेंकता, मनल की आंखों में थोड़ा और हीरो बनने के लिए हमारे घर में तो जंग ही छिड़ जाती। काटने से लेकर चप्पलों का उड़ना, रात की बहसों से हम किसी नतीजे तक ना पहुंचते। मैं उसे अपने दांतों में भींच कर एक पड़ोसी से दूसरे के यहाँ लेकर जाती कि वह बचा रहे, पर वह भाग जाता। वह हमेशा से ही ऐसा था। तुम शहीद हुए उसके पैदा होने से 8 साल पहले और वह तुम्हारे जाने के 8 साल बाद। इस संग्रह में एक कविता है महमूद, माया अबू अल हयात की। महमूद हमारा बेटा हो सकता था। मैं उसके इस नाम पर ऐतराज करती और तुम पारिवारिक कारणों से जिद पकड़कर बैठ जाते। हम लेकर आते उसके लिए पालना नीली रजाई के साथ और टांगते उस पर गाने वाले जानवरों के खिलौने, जो लोरी गाकर सुला देते उसे। रात भर जागते उसके पहले दांत के निकलने पर, दुनिया भर के नुस्खे आजमाते कि मेरी छातियों से इतना दूध न उतरता कि उस भुक्खड़ के लिए काफी हो, और नए निकॉन कैमरे से कैद करते उसका पहला कदम। यह तो होता ही कि बोलना सीखने में वह बिल्कुल पछाड़ देता तुम्हारी भतीजी को। हम उसके स्कूल को लेकर राजी ना होते। कोई बुराई नहीं सरकारी स्कूलों में, तुम कहते, और मैं प्राइवेट स्कूल की मांग करती। और फिर तुम बचे हुए डॉलर गिनते हुए अपनी शक्ल उठाकर मेरी सूरत की तरफ देखते, जो रो रही होती बजट को बैलेंस करने की दुहाई देती हुई। हम खुश होते उसके स्कूल का पहला बैग एक हाथ में और दूसरा हाथ हमसे पहले पड़ोसन की बेटी को हिलाया जाता हुआ। उसकी टीचर उसकी शिकायत करती, जैसा सारी टीचर किया करती हैं, और हम बाद में उसके अंधेपन के लिए कई नाम सोचते, जो देख नहीं पा रही हमारी इकलौती औलाद के जीनियस को। हाँ, हम उसके लिए बैटरी से चलने वाली कार खरीदते, उसके लिए कागज का जहाज बनाते जो उड़कर ना देता, उसके दांत साफ करते, उसके कॉलर खड़े करते कि वह थोड़ा कूल लगे। और वह तुम्हारे बजाय मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करता, जिसकी वजह मेरी समझ के बाहर होती। तुम्हारी कुढ़न थोड़ी रहस्यमय होने लगती, और जब उसकी आवाज बदलती तो वह हम दोनों से नफरत करने लगता और पड़ोसन की लड़की से कहीं ज्यादा प्यार। फिक्र रात देर तक हमारा पीछा करती, हमारी फुसफुसाहटें हमसे सब्र करने को कहती, जाने दो, और दूर से निगाह रखने को कहती। पर तुम्हारा फ्यूज उड़ जाता उसकी पहली सिगरेट पर। लॉन्ड्री रूम में मिली डिब्बी पर उसकी करुण आवाज रोक लेती तुम्हें उस पर झन्नाटेदार तमाचा लगाने से। तुम उसे माफ कर देते, तुम हो ही कुछ ऐसे। वह छुपकर ही सिगरेट पीता, पर चेक पॉइंट पर जब पहली बार सिपाहियों की तरफ उसने जब वह पहला पत्थर फेंकता, मनल की आंखों में थोड़ा और हीरो बनने के लिए हमारे घर में तो जंग ही छिड़ जाती। काटने से लेकर चप्पलों का उड़ना, रात की बहसों से हम किसी नतीजे तक ना पहुंचते। मैं उसे अपने दांतों में भींच कर एक पड़ोसी से दूसरे के यहाँ लेकर जाती कि वह बचा रहे, पर वह भाग जाता। वह हमेशा से ही ऐसा था। भटका हुआ नौजवान जो दिल और आत्मा निचोड़ देता है, वह था ही ऐसा। तब भी तुम शहीद हुए उसके पैदा होने से 8 साल पहले और वह तुम्हारे जाने के 8 साल बाद। कंधे, नाओमी शियाब ने। बारिश में एक आदमी गली पार करता हुआ धीरे धीरे कदम रखता, 2 बार उत्तर की तरफ देखता, फिर दक्षिण को, क्योंकि उसका बेटा सो रहा है उसके कंधे पर। किसी कार का छपाका ना आ जाए उस पर, कोई कार उसकी छाया के बहुत करीब से न गुजर जाए। वह आदमी दुनिया का सबसे नाजुक सामान लिए जा रहा है, पर उस पर कोई चेतावनी नहीं। उसकी जैकेट पर कहीं नहीं लिखा, संभाल कर टूट भी सकता है। उसके कान पर भर रही है चलती हुई सांस। वह सुन रहा है बच्चे के सपने की धुन अपने भीतर में गहरे। हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे अगर हम
वह करने को राजी ना हो जो वह कर रहा है एक दूसरे के साथ। सड़कें और चौड़ी ही होंगी, बारिश कभी भी नहीं रुकने वाली। ये कविता है हनान मिखाइल अशरावी की, लगभग 4 साल की बच्ची की डायरी से। पट्टियां कल खुल जाएंगी, सोच रही हूं कि क्या संतरा आधा दिखेगा, आधा सेब, मां का आधा चेहरा, बची हुई एक आंख से। गोली तो नहीं दिखी मुझे, पर दर्द महसूस हुआ उसका, सर में फिर फटता हुआ। बड़ी सी बंदूक वाला फौजी, चेहरा याद रहा उसका, हड़बड़ाए हाथ, और उसकी आंखों के भाव कुछ समझ में नहीं आए मुझे। उसे मैं आंख बंद कर भी इतना साफ देख सकती हूं। हो सकता है कि हमारे सर के भीतर एक और जोड़ा हो आंखों का, भरपाई करता उन आंखों की जो खो देते हैं हम। अगले महीने मेरी सालगिरह पर मेरे पास कांच की बिल्कुल नई आंख होगी। शायद चीजें थोड़ा गोल दिखलाई देंगी और बीच से फैली हुई। मैंने अपने सारे कंचों में झांक कर देखा है, जिससे दुनिया अजीबोगरीब लगती है। सुना है एक 9 माह की बच्ची को भी खोनी पड़ी अपनी आंख। सोच रही हूं कि क्या मेरे वाले ही फौजी ने उस पर गोली दागी। फौजी जो ढूंढता रहता हो उन बच्चियों को जो उसकी आंख में सीधे देखते हैं। मैं तो बड़ी हूं, लगभग 4 साल की, ठीक ठाक जिंदगी देखी है मैंने, पर वह तो बिल्कुल बच्ची है। ये आखिरी कविता है एलाम बशारत की, मेरी 16 साल की मां। क्या कर रही है 80 के आसपास की मेरी मां इन स्थितियों में, जब कांच के पीछे से देखती है हालात को। बारिश जब रुकती है, वो अपने प्लास्टिक की चप्पलें डाल बाहर निकलती हैं, अपना दुशाला कंधे पर डाले, कमर पर कसी हुई ड्रेस पहन 16 साल की लड़की की तरह पीछा करती बारिश पत्तों, हवा भरी प्लास्टिक थैलियों का, कि हवा उखाड़ न दे उसकी 10 नीली उंगलियां जो फुहार में नाच रहीं खूबसूरती से। मेरे 90 के आसपास के पिता क्या कर रहे हैं इन स्थितियों में। वह घुसे हुए हैं कंबल में, सोचते हुए कि इन हालात में बिस्तर से बाहर निकलने का क्या फायदा। अगर मैं 20 साल का नौजवान नहीं हो सकता, अगर मैं कुएं से पानी निकाल नालियों के जरिए प्यासे पौधों तक नहीं पहुंचा सकता, मैं क्या कर सकता हूं इन हालात में। मैं एक शब्द कसता हूं अपने अकेलेपन की जमीन पर, मैं एक शब्द ठोंक कर गाड़ता हूं कि हवा कहीं उड़ा न दे मेरे सर के ऊपर से जिंदगी का वह तंबू। और मैं सोचता हूं अपनी 16 साल की मां के बारे में जो अभी भी खेल रही है, और मैं बुलाती हूं उसे, लौट आओ घर बिटिया। और मैं सोचती हूं अपने 21 साल के पिता के बारे में, अपने जख्मों का ख्याल रखते ठिठके हुए हैं। मैं गले लगाती हूं उन्हें, टाँके लगाती हूं जिन जख्मों पर ज़रूरी है, वरना खून निकलेगा हथेलियों से। अभी जवान हो तुम, पूरी जिंदगी पड़ी है सामने तुम्हारे। और मैं सोचती हूं तुम्हें क्या कर रहे हो इन हालात में। तुम शांति से जवाब दोगे सपाट जुबान में, जिससे किसी की भी नींद में खलल पड़ जाए। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।